हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है, तो आप शायद एक सेकंड भी नहीं लगाओगे और आप बता दोगे कि ये तो चीता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे स्लोएस्ट जानवर कौन सा है, तो ये सवाल शायद आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर ज़रूर कर देगा। और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की, जो कि हम इंसानों की बॉडी में ही पाया जाता है, जिसे कि गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और आपने कई तरह के रेलवे क्रॉसिंग्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा रेलवे क्रॉसिंग कहीं देखा है? तो दोस्तों, आज हम ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक एंड शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में 3 सबसे स्लोएस्ट एनिमल की बात की जाए, तो उनमें से तीसरे नंबर पे जो आएगा वो है स्टारफिश, जो कि आप जानते ही होंगे कि समुद्र में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा गार्डन स्नेल, जो कि आपने बगीचे में या फिर जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ऐसे इलाके में देखा ही होगा रेंगते हुए। और जो पहले नंबर पे आता है वो है स्लॉथ्स। दोस्तों, ये जानवर स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, हद से ज़्यादा स्लो है। अगर आप इस जानवर को देखोगे तो आपको लगेगा कि नेचर ने इसे बिल्कुल ही स्लो मोशन में डाल के भूल गया है। ये इतना ज़्यादा स्लो है कि अगर ये पूरा दिन बिना रुके नॉन स्टॉप अपनी पूरी स्पीड से चलता रहा, तो पूरे दिन में सिर्फ 38 मीटर ही चल पाएगा। 38 किलोमीटर नहीं, 38 मीटर। आपने कभी ना कभी स्कूल के 100 मीटर रेस में तो हिस्सा लिया ही होगा। आपको कितना वक्त लगा था? मैं इसको सेकंड्स ही लगे होंगे, लेकिन इसको वही 100 मीटर कंप्लीट करने में 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो भी अगर ये अपने पूरे स्पीड में बिना रुके नॉन स्टॉप चलता रहा तो। दोस्तों, अगर इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि नेचर ने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर दी है। एक तो ये इतना ज़्यादा स्लो है कि किसी भी दूसरे जानवर के लिए इसका शिकार करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ऊपर से इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो दूसरे मैमल से सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। मतलब कि अगर इसने एक पत्ता खा लिया तो उस पत्ते को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में इसे करीबन 30 दिन का टाइम लग जाता है। ऊपर से इनकी आंखों में एक बहुत ही रेयर आई कंडीशन को पाया जाता है, जैसे कि रॉड मोनोक्रोमेसी कहते हैं। इसकी वजह से ये बिल्कुल कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब कि इन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कलर्स नहीं दिखते। और साथ ही साथ ये सिर्फ डिम लाइट में ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मतलब कि एकदम सुबह के टाइम पे या फिर एकदम शाम के टाइम पे जब लाइट बहुत कम होते हैं, बहुत डिम लाइट होता है, ऐसी कंडीशन में ये देख पाते हैं। और दिन के बाकी टाइम पे जब पूरा नॉर्मल डे लाइट होता है तब ये बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। और इनकी दुख भरी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जीने के लिए इन्हें और भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ी परेशानी है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब कि जैसे कि दूसरे मैमल्स होते हैं जो कि ज़्यादा ठंडी में या फिर ज़्यादा गर्मी के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, कभी थोड़ा बढ़ा लेते हैं या फिर कभी थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। और उनके बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत स्वेटिंग के जरिए हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। वही पे सर्दी के मौसम में हम शिवरिंग करते हैं या फिर हमें गूज़बम्स आते हैं, उससे भी हमारी बॉडी थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है। लेकिन स्लॉथ्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इनके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है। और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इससे थोड़ा ज़्यादा कम हो गया तो ज़्यादा देर तक ऐसे ठंडे कंडीशन में रहने की वजह से इनके पेट में जो स्पेशल माइक्रोब्स होते हैं जो इनके खाने को डाइजेस्ट करते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से इनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इनका पेट पूरा भरा हुआ होने के बाद भी ये भूखे ही मर जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि अक्सर हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है, जिसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो ऐसी एक घटना हुई थी 1978 में पैराग्वे में रहने वाली एक महिला के साथ, जिसका नाम था वीरा सेजरनिक। अगर मैं इस महिला का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस महिला को एक दिन अचानक पता चलता है कि इनके जो पति हैं इनका किसी दूसरे महिला के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे लेकर इनके पति के साथ इनका काफ़ी झगड़ा हुआ, बहसबाजी हुई और आखिर में उनके पति ने ये फैसला किया वो उन्हें छोड़ के दूसरे महिला के पास चले जाएंगे, जिसके बाद वो घर से बाहर निकल गए। जिसके बाद उस महिला का दिल तो टूट ही चुका था, साथ ही साथ उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस बात पे कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया, एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो कि बिल्कुल भी उसके लायक नहीं था। और ऐसी टाइम में उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस मतलब दुनिया में रहने का अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब कि अभी टाइम आ चुका है इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल देने का। तो उन्होंने क्या किया कि वो भाग के अपनी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे गई और वहाँ पे जाके वहाँ के खिड़की से जंप लगा दी। अब आता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल जिस वक्त पे उन्होंने खिड़की से जंप लगा दी थी, ठीक उसी टाइम पे उनका पति उसी खिड़की के नीचे से जा रहे थे। तो वो गिरी तो गिरी, अपने पति के ऊपर ही गिरी, जिसके बाद उनके बोन में कुछ फ्रैक्चर्स आए, कुछ छोटे मोटे चोट भी लगी थी, जिससे कि उनकी जान बच गई थी। लेकिन इस इंसिडेंट में उनके पति का खेल खत्म हो चुका था और ऐसे ही कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी थी और साथ ही साथ उनके पति का जो इंश्योरेंस था वो भी उनको मिल चुका था और उनके पति के जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब के सब उनके नाम पे हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो शार्क्स होते हैं इनको द लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है,
क्योंकि ये उन कुछ चुनिंदे स्पीशीज में से एक है जिन्होंने 5 में से 4 मास एक्सटिंक्शंस को सर्वाइव कर पाए हैं। और पहले तो ये माना जाता था कि ये जो 5 में से 4 एक्सटिंक्शन को ये लोग सर्वाइव कर पाए हैं तो ये बस किस्मत के दम पे या फिर तुक्के से ही इन्होंने अपनी जान बचा ली होगी या फिर ये किसी तरीके से बस बच गए होंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में ये डिस्कवर किया कि इनके पास कुछ खास तरह के कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिन्होंने इन्हें इतनी खराब इतनी डेंजरस एनवायरनमेंट होने के बावजूद इनको सर्वाइव करने में इनकी मदद की। जैसे कि ये सुपर एडेप्टेबल है, मतलब कि ये किसी दूसरे एनिमल के मुकाबले बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर वाटर जो वॉल्केनोज होती है वहाँ के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत गर्म एनवायरनमेंट होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में भी शार्क्स अपने आप को बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए समुद्र के ऐसे हिस्से में भी आपको शार्क्स दिख जाएंगे। इसके साथ साथ शार्क्स के पास एक और बहुत ही अमेजिंग बहुत ही गजब की एबिलिटी होती है, जो कि अगर इनके डीएनए में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है, अगर डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर डीएनए में अगर कुछ डैमेज भी हो जाता है तो ये अपने डीएनए तक को भी रिकवर कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो आप एक झटके में बता दोगे कि वो है बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हेवीएस्ट बिल्डिंग कौन सी है, मतलब कि इस दुनिया का सबसे भारी बिल्डिंग कौन सी है? तो दोस्तों वो बिल्डिंग है ये, जिसे कि द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, जो कि रोमानिया के बुकारेस्ट शहर में मौजूद है और इसकी जो वजन है वो लगभग 4.10 मिलियन टन के आसपास है। दोस्तों 4.10 मिलियन सुनने में ज्यादा भारी भरकम साउंड नहीं कर रहा होगा ना, तो हम अपने देसी स्टाइल में किलो के हिसाब से इसके वेट को मेजर करते हैं। तो अगर किलो के हिसाब से इसके वेट को मेजर किया जाए तो वो होगा करीबन 409 करोड़ 85 लाख किलो। तो सुन के अब बत्ती जली, अब लग रहा है ना ये भारी भरकम। दोस्तों ये बिल्डिंग इतना ज्यादा भारी है कि आधे पिरामिड ऑफ गीजा के वजन से भी ये थोड़ा ज्यादा ही भारी है। दरअसल पिरामिड ऑफ गीजा का जो वजन है वो 6.5 मिलियन टन के आसपास है और इसका जो वजन है वो करीबन 4.10 मिलियन टन के आसपास है। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था एनका पेट्रेस्क्यू ने और इस बिल्डिंग को करीबन 700 आर्किटेक्ट की टीम ने मिलकर बनाया था। इस बिल्डिंग को बनने में 1984 से लेकर 1997 तक मतलब कि 13 साल का टाइम लगा था। दोस्तों इस बिल्डिंग को डिजाइन तो किया था एनका पेट्रेस्क्यू ने, लेकिन जिन्होंने ये बिल्डिंग ये पार्लियामेंट बनाने का ऑर्डर दिया था वो है उस वक्त के रोमानिया के प्रेसिडेंट निकोलाई क्योसेस्क्यू। और दोस्तों 2020 में इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया गया तो वो करीबन $4 बिलियन के आसपास था। इस बिल्डिंग का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आता था वो आता था $6 मिलियन पर ईयर का, जो कि इंडियन रुपीस में करीबन 50 करोड़ के आसपास आता है। मतलब उस बिल्डिंग का एक साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा करीबन 50 करोड़ का। दोस्तों आपने कई तरह के रेलवे क्रॉसिंग्स देखे होंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं और ऐसे भी होते हैं, लेकिन आपने शायद इस तरीके का रेलवे क्रॉसिंग कहीं नहीं देखा होगा, जो कि पूरी तरीके से स्क्वायर या फिर डायमंड शेप का आप कह सकते हैं। और ये रेलवे क्रॉसिंग मौजूद है महाराष्ट्र के नागपुर में और ये रेलवे क्रॉसिंग प्रॉपर तरीके से ईस्ट को वेस्ट से और नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। और इस रेलवे क्रॉसिंग की खास बात यह है कि इस तरह का रेलवे क्रॉसिंग पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो भी हमारे इंडिया में मौजूद है। दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी न किसी मूवी में ऐसा देखा ही होगा कि किसी को बेहोश करने के लिए रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के उसे सूंघा दिया जाता है, जिसके बाद वो इंसान तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मूवी में जो ये सीन दिखाया जाता है ये बिल्कुल गलत है। दरअसल क्लोरोफॉर्म ऐसे काम ही नहीं करता। क्लोरोफॉर्म को काम करने के लिए करीबन 8 से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लगता है। मतलब कि अगर किसी को बेहोश करना है तो उसे कंटिन्यू 8 से 10 मिनट तक क्लोरोफॉर्म को सूंघाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंसान बेहोश हो पाएगा। और मूवी देखने के बाद इंस्पायर्ड होकर अगर आपने किसी को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश करने की कोशिश की, वो तो बेहोश नहीं होगा, लेकिन आपकी तबीयत से धुनाई होगी, ये बात तो कन्फर्म है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे इंसान को इमेजिन कीजिए जो कि बहुत ही गुड लुकिंग हो, बहुत ही हैंडसम हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, तो आपका इमेजिन शायद कुछ इस तरीके का होगा, जिसका बॉडी कुछ ऐसा होगा, जिसके पास 6 पैक्स एब्स होंगे, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया में एक ट्राइब रहते हैं जिन्हें कि द बोधी ट्राइब कहा जाता है। उनके हिसाब से एक गुड लुकिंग हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान कुछ ऐसा दिखेगा। उनके हिसाब से आदमी का पेट जितना बड़ा होगा, जितना मोटा होगा, वो आदमी उतना ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होगा। और रिचुअल के हिसाब से वहाँ पे हर साल एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है, जिस कॉन्टेस्ट में देखा जाता है कि किस आदमी के पास सबसे बड़ा पेट है और उस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा हैंडसम माना जाता है और उसे उस साल की हीरो की उपाधि दी जाती है। दोस्तों आपने कई तरह के प्रोटेस्ट देखे होंगे, कई तरह के प्रोटेस्ट के बारे में सुने भी होंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। तो दरअसल बात यह है कि इंग्लैंड का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, जिन्हें कि BBFC या फिर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन कहा जाता है, दरअसल उन्होंने एक नया रूल निकाला था कि हर एक इंडिविजुअल फिल्म मेकर को अपने फिल्म को एज रेटिंग देने के लिए
हर मूवी के लिए 101 पाउंड का चार्ज देना पड़ेगा। ऊपर से जो जूरी मेंबर्स होते हैं जो कि पूरी मूवी को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और जिसके बाद फैसला करते हैं कि ये मूवी आखिर कौन से कैटेगरी में फिट होता है, कौन से एज के हिसाब से इसकी रेटिंग बनेगी। जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी मूवी को देखते हैं तो उनमें भी तो मेहनत लगती है ना। तो इसी वजह से हर मिनट करीबन 7 पाउंड के हिसाब से पूरी मूवी की चार्ज ली जाती है। मतलब कि पूरी मूवी जितनी लंबी होगी हर मिनट के हिसाब से 7 पाउंड उन लोगों को देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हर एक मूवी का एज रेटिंग लेने के लिए हर एक फिल्म मेकर को अपने फिल्म के लिए लगभग 1000 पाउंड का चार्ज देना पड़ता है। तो इसी रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इंग्लैंड के रहने वाले एक डायरेक्टर ने, जिनका नाम है चार्ली लाइन, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया सोचा और उन्होंने फंड रेज करने के लिए एक किकस्टार्टर पेज ओपन किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे एक लंबी से लंबी मूवी बनानी है जिसके लिए मुझे काफी फंड की जरूरत है, और उन्होंने वो इंटरनेट में डाल दिया। जिसके बाद उन्हें करीबन 6000 पाउंड का फंड मिला और जिससे उन्होंने एक बहुत ही यूनिक फिल्म बना डाली। और फिल्म कुछ ऐसी थी कि उन्होंने एक दीवार लिया जिसपे उन्होंने बिल्कुल व्हाइट पेंट कर दिया और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और उस पूरी चीज को वो रिकॉर्ड करते रहे। मतलब कि उन्होंने दीवार में पेंट करने के बाद से पेंट की पूरी सूखने तक की वीडियो कर डाली, जो कि करीबन 10 घंटे की फुटेज आई थी। और उसी 10 घंटे की फुटेज को उन्होंने एज अ फिल्म सबमिट कर दिया एज रेटिंग के लिए। जिसके बाद BBFC को उस 10 घंटे की पूरी मूवी को पूरा देखना पड़ा। मतलब कि वो लोग 10 घंटे तक बस यही देखते रहे कि किस तरीके से दीवार में वो व्हाइट पेंट सूखता रहा, और इसी तरीके से उन लोगों को पूरी 10 घंटे उस मूवी को देखना पड़ा। और आखिर में उन्होंने इस मूवी के लिए एज रेटिंग दिया U। मतलब कि ये मूवी हर किसी के लिए है, हर कोई ये मूवी देख सकता है। दोस्तों, अगर आपको अचानक 20-25 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इनके सामने एक स्पीच देना है, तो आप कैसा फील करोगे? आपको थोड़ा थोड़ा घबराहट फील होने लगेगी, आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपका जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी सी होने लगेगी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ आप उस वक्त पे फील करोगे ना, उस चीज़ को कहा जाता है ग्लासोफोबिया। लेकिन हाँ, हर किसी को ऐसा फील हो ये ज़रूरी नहीं। किसी किसी को ये फील नहीं भी हो सकता है, वो लोग आसानी से अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ फील होता है। मतलब कि आपको कई लोगों के सामने कुछ स्पीच देना है, कुछ करके दिखाना है, कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, तो उस वक्त पे आपके दिल में जो थोड़ा थोड़ा डर जैसा फीलिंग्स आता है ना, उस चीज़ को ग्लासोफोबिया कहा जाता है। और हर 4 में से 3 लोगों को ये फोबिया होता ही है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये फोबिया है कि नहीं। मुझे तो है, बहुत भयंकर तरीके से है। दोस्तों, वैसे तो हम इंसानों की बॉडी में टोटल 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव हो गया, A नेगेटिव हो गया, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। लेकिन इन सब में से जो ब्लड ग्रुप सबसे रेयर होता है वो है AB नेगेटिव। और पूरी दुनिया में सिर्फ 1% इंसान ही है जो कि AB नेगेटिव ब्लड के डोनर हो सकते हैं। और दोस्तों, ये AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप इतना ज़्यादा रेयर है कि इस पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 1% इंसान ही होते हैं जो कि AB नेगेटिव ब्लड के डोनर हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा ब्लड ग्रुप और भी है जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जैसे कि RH नल, RH नेगेटिव या फिर द गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और ये ब्लड ग्रुप इतना ज़्यादा रेयर है कि जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले 60 सालों में सिर्फ 50 ऐसे लोगों को पाया गया है जिनके बॉडी में ये ब्लड ग्रुप मौजूद है। और इस ब्लड ग्रुप का नाम RH नल या फिर RH नेगेटिव इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक तरह का एंटीजन होता है जिसे कि RH कहा जाता है। और इस ब्लड ग्रुप में RH नाम का एंटीजन होता ही नहीं है। इसी वजह से इस ब्लड ग्रुप का नाम RH नल या फिर RH नेगेटिव रखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।